वेलकम अगेन। इस लेक्चर सीरीज में पिछले 50 साल में जेईई नीट और सीयूईटी में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सीयूईटी तो अभी 2022 में आया था, जबकि जेईई मेंस और एडवांस का एग्जाम बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। नीट का एग्जाम 2016 या फिर 15 से होना स्टार्ट हो। उसके पहले नीट का नाम एआईपीएमटी होता था। हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न ये है कि हम किसी एक चैप्टर से किसी एक टॉपिक के क्वेश्चंस उठाते हैं और पिछले कई सालों में जितने भी क्वेश्चंस उस पार्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि हम वही चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो डी एंड ए ब्लॉक का सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जितने भी क्वेश्चन पिछले 50 साल में पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हम वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का पार्ट 1 बन चुका है, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। ये इस लेक्चर का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके पहले 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 11वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें कहा जा रहा है among scandium, manganese, cobalt and copper, identify the element with highest enthalpy of atomization. The spin only magnetic moment value of that element is in its +2 oxidation state. मतलब हुआ कि इन चारों एलिमेंट्स में से स्कैंडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट और कॉपर, हमको वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद उस एलिमेंट के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमको उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का कंसेप्ट ये है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, और जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी, उतना ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब हुआ कि अगर हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसी एटम का देख रहे हैं, किसी मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देख रहे हैं, तो हमको उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे। आई बात समझ में? इसका मतलब कि अगर हमको मेटल से एटम बनाना है, तो हमको मेटालिक बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, और मेटालिक बॉन्डिंग को तोड़ने में जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उतना ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। ठीक है? तो हमको चेक करना है इन चारों एलिमेंट्स में से किसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है? तो सबसे पहला है स्कैंडियम, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है कोबाल्ट और चौथा है कॉपर। ठीक, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, मैग्नीज का होता है 25, कोबाल्ट का होता है 27, कॉपर का होता है 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 4s2 3d1। मैग्नीज का होता है आर्गन 4s2 3d5। कोबाल्ट का होता है आर्गन 4s2 3d7। इसका हो जाएगा आर्गन 4s, इसका एक्सेप्शनल होता है 4s1 3d10। ठीक है, इस तरीके से। अब चलो देखते हैं इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो उसको मान लेते हैं हम n। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें होगा 5। कोबाल्ट में कितना होगा, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या 4s1 का अगर हम काउंट कर लें तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, मैग्नीज में। बट एक चीज़ ध्यान देना, इसका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसका मतलब हुआ कि अपनी स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहता है, मैग्नीज खास करके। ठीक है, अगर ये अपनी स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाह रहा है, इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करेगा। अगर पेयर नहीं करेगा, इसका मतलब वो मेटालिक बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं करेगा। इस वजह से इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हुए भी इसका जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, वो कम होता है। आई बात समझ में? लोअर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो इसके बाद कौन सा एलिमेंट बचा जिसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो रहा कोबाल्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिख दें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, तो स्कैंडियम का जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है किलो जूल पर मोल में होगा, वो होता है 326। ठीक है, मैग्नीज का होता है 281, लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा इसका। कोबाल्ट का होता है 425। ठीक है, उसके बाद कॉपर का होता है 339। ठीक है, तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है कोबाल्ट का। ठीक है, और सबसे कम किसका है, मैग्नीज का। ठीक है, कंसेप्ट वही होगा, हाफ फील्ड है, इस वजह से इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होगा।
अब कहा जा रहा है कि जिस मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा है, उसके 2+ में उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? आई बात समझ में? तो सबसे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है कोबाल्ट का। अगर हम इसमें 2+ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा आर्गन 4s0 3d7। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s से। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अभी कैलकुलेट किए थे 3 होंगे। अगर हम इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं μSO, ये हो जाएगा √n+2। ठीक है, यहाँ से 3+2 आएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3+2 5 हो जाएगा, 5 3 जार √15 और √15 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.87। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कोबाल्ट के 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी 3.87। ठीक है ना? अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स CrO3 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन MoO3। ये पहला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 लिखा है कि Cr6+ इज मोर स्टेबल देन मोलिब्डेनम 6+। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन कब? जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं। जैसे अगर हम क्रोमियम वाले ग्रुप की बात करें, क्रोमियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? क्रोमियम है 6 ग्रुप का एलिमेंट। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। अगर हम टॉप से बॉटम आते हैं तो क्रोमियम का +6, मोलिब्डेनम का +6 और टंगस्टन का +6, इन तीनों में से कौन सा स्टेबल होगा? टॉप टू बॉटम अगर आएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो क्रोमियम टंगस्टन का +6 ज़्यादा स्टेबल होगा और क्रोमियम का +6 सबसे कम स्टेबल होगा। आई बात समझ में? तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है उसमें कहा जा रहा है कि CrO3 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन MoO3 मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड। अब यहीं से पता चल रहा है कि जो CrO3 है उसमें क्रोमियम अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। MoO3 में मोलिब्डेनम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में है। ठीक है, अब ये स्टेबल होगा कि ये स्टेबल होगा? ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर क्रोमियम का +6 कम स्टेबल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने स्लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा। अगर ये अपने स्लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा तो ये क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये हो जाता है D3। ठीक है, अगर ये +6 से +3 में जाएगा ठीक, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो जिसका रिडक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आई बात समझ में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CrO3 क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि इसका +6 जो है वो बहुत कम स्टेबल है। तो फट से इलेक्ट्रॉन गेन करके क्रोमियम का 3+ बनाएगा जो कि ग्रीन कलर का होता है। पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। मोलिब्डेनम का +6 ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा जितना क्रोमियम का +6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई ना? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ये दोनों कंसेप्ट एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, मतलब कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, किसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगा, किसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर ही बेस्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका स्टेटमेंट 1 सही है जबकि स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि क्रोमियम का +6 ज़्यादा स्टेबल होता है, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा जिसमें कहा जा रहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें कहा जा रहा है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ Mn+ आयन formed among nickel, zinc, magnesium and copper that has the least enthalpy of atomization। अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी तुम लोग को कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। आगे कहा जा रहा है हियर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेज एमंग, उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्सेज के नाम दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गया है, इसमें होना चाहिए था नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो लिखा है Mn+,
एन ये बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उस मेटल पे कितना चार्ज है। आई बात समझ में? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन चारों एलिमेंट्स में से किसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम होता है। चार मेटल्स लिखे हैं, निकिल, जिंक, मैग्नीज और कॉपर। हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। निकिल होता है 28, जिंक होता है 30, मैग्नीज होता है 25, कॉपर होता है 29। अगर हम कॉपर लिखें तो हो जाएगा आर्गन 4s1 3d10। ठीक है, मैग्नीज हो जाता है 4s1 3d5, 4s2 3d5। जिंक हो जाता है आर्गन 4s2 3d10। निकल हो जाएगा आर्गन 4s2 3d8। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखने के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, मैग्नीज का हाफ फील्ड अपने हाफ फील्ड में ही रहना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करना चाहेगा, और अगर पेयर नहीं करना चाहेगा तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसका बहुत कम होगा। ठीक है, यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका होगा? जिंक का। कॉपर का नहीं हो सकता क्योंकि कॉपर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। आई बात समझ में? इसका तो कम होता ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम मैग्नीज और जिंक का कंपैरिजन करें तो जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम होता है, इसलिए जिंक को सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में भी रखा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? निकिल, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना? अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, तो निकिल का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है 430, ये होगा किलो जूल पर मोल में। इसके अलावा मैग्नीज का होता है 281, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में लिखे थे हम। मैग्नीज का यहाँ पे है 281। ठीक है, कॉपर का होता है 339। ठीक है, जबकि जिंक का होता है 126 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सबसे कम है जिंक का। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन में जो जिंक का कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के हमको उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है, जिंक का कॉम्प्लेक्स क्या है? जिंक का कॉम्प्लेक्स है Zn H2O का होल 6 और यहाँ पे Cl2। ठीक है ना? अब अगर एक बात आप लोग को बहुत अच्छे से पता हो कि जिंक हमेशा 2+ बनाता है। ठीक है, क्योंकि जब जिंक पे 2+ आएगा तो उसके आउटर सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3d10 हो जाएगा। ठीक है, जिंक हमेशा सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। अगर जिंक 2+ हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 4s0 3d10। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s0 3d10 होगा तो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। अगर इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो इसकी जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी वो होगी 0। आई बात समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कि पूछा गया था 22 जनवरी 2025 में जेईई मेन में पूछा गया था। कहा जा रहा है नायोबियम एंड रुथेनियम have x and y number of electrons in their respective 4d orbitals, the value of x plus y। ठीक है, अब ये सवाल स्पेशली इसलिए पूछा गया है क्योंकि एग्जामिनर ये टेस्ट करना चाह रहा है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की नॉलेज कितनी स्ट्रांग है। आई बात समझ में? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका एग्जैक्टली याद होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम थोड़ा तुम लोग को एक्सप्लेन करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की कोशिश करें, सीधे याद करवाएं तुम लोग को, तो मेरिडियम के नीचे ये जो नायोबियम होता है इसका एक्सेप्शनल होता है, क्रोमियम के नीचे वाले का एक्सेप्शनल तो होता ही है, मॉलिब्डेनम होगा। आई बात समझ में? लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्रोमियम का एक्सेप्शनल होगा, ठीक है, मॉलिब्डेनम का एक्सेप्शनल होगा, बट टंगस्टन का एक्सेप्शनल नहीं होता है, इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियम आता है, टेक्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 11th और 12th की बुक में अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इस पे एग्जाम में सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। आयरन के नीचे आता है रूथेनियम, ये भी एक्सेप्शनल है। कोबाल्ट के नीचे आता है रोडियम। ठीक है, और यहाँ पे आता है
इरिडियम। आई बात समझ में? बट इरिडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो एक्सेप्शनल नहीं होगा, ठीक? इसका एक्सेप्शनल होगा। निकेल के नीचे आता है पैलेडियम और यहाँ पे आता है प्लेटिनम और यहाँ पे आता है ड्रमस्टेडियम, ठीक है ना? और इन चारों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सेप्शनल होता है। कॉपर के केस में कॉपर के नीचे जितने भी एलिमेंट आते हैं सब के सब एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के होते हैं। सिल्वर, गोल्ड और यहाँ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और यहाँ पे आता है रोएंटजेनियम, ठीक है ना? जिंक का कोई रोल नहीं होगा, ठीक? और यहाँ पे इसका कुछ नहीं होगा और इसका ही नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, ठीक है? तो ये जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं इन सब का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। आई बात समझ में? हमको पूछा किसका गया है? एक्सेप्शनल का मतलब हुआ जैसे अगर हम इसके नीचे क्या आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक? वेनेडियम का होता है 23, अगर इसका 23 है मतलब 4s2 3d3 होगा, ठीक है? तो नाइयोबियम के केस में क्या होगा? नॉर्मली नाइयोबियम का क्या होना चाहिए था? 4 का यहाँ पे 5s2 और 3 का यहाँ पे 4d3। आई बात समझ में? बट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन घटता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है? तो इसका S1 कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s1, ठीक है ना? सेम इस केस में होगा, क्रोमियम वाले केस में तो होता ही है। क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, तो मोलिब्डेनम का क्या होगा? ये होगा 4s, इसका होगा 5s1 और 3 का हो जाएगा 4d5। आई बात समझ में? यहाँ पे 4s1 है, 3d5 है, तो 4 का यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है? अब अगर हम रूथेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो रूथेनियम आता है आयरन के नीचे, आयरन का 26 होता है, तो इसका हो जाएगा 4s2 3d6, 4s2 3d6, ठीक है? अगर हम रूथेनियम की बात करें तो 4 के नीचे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 5s2 और 3 के नीचे क्या आ जाएगा? 4d6। अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो यही होना चाहिए, बट होता क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन घटता है और डी में एक इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ जाता है, ठीक है? तो नाइयोबियम में S1 आएगा, मोलिब्डेनम में S1 आएगा, रूथेनियम में S1 आएगा और इसी तरीके से रोडियम में भी ये आता है 5s1 और 4d8। पैलेडियम के केस में क्या होता है? पैलेडियम के केस में नॉर्मली होना चाहिए था 4s2 5d8, ये होना चाहिए था, ठीक है? 4s2 5d8 होना चाहिए था, बट यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन घटता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा और डी में क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ के d10 हो जाता है, ठीक है? ये बहुत एक्सेप्शनल है, ध्यान रखना। अगर हम प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो इसका हो जाएगा ज़ेनॉन 4f14 5s1 और 6d9, ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पे 4s है, यहाँ पे 5s हो जाएगा और यहाँ पे 5d है तो यहाँ पे 6d हो जाएगा, ठीक है? 5s1 हो जाता है, 6d9 हो जाता है। सेम ऐसा ड्रगस्टेडियम के केस में भी होगा, ये 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5f14 और ये हो जाएगा 6s1 और 7d9। आई बात समझ में? ये हो जाएगा ड्रगस्टेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ तक बात समझ में आई? और सेम कहानी चलती है यहाँ पे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और रोएंटजेनियम के केस में। आई बात समझ में? कॉपर का अगर आप तो लिख सकते हैं, कॉपर का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं तो इन सब का भी लिख सकते हैं, ठीक है? सवाल में क्या पूछा है? नाइयोबियम और रूथेनियम का, ठीक है? नाइयोबियम के डी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको x माना गया है। नाइयोबियम के डी में ये रहा 4d4 और रूथेनियम के डी में ये रहा 4d7। आई बात समझ में? तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? x बराबर 4, रूथेनियम के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? y बराबर 7, ठीक है? तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 7 + 4 कितना हो जाएगा? 11। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11, ठीक है? इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जितने भी एक्सेप्शनल केसेस थे डी ब्लॉक में सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है? इसको थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 15। कहा जा रहा है द करेक्ट सेट ऑफ आयंस विद सेम कलर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है? इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से सेट का सेम कलर होगा। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से इस टाइप के कलर वाले क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने चाहिए। कोई स्टूडेंट कहाँ तक कलर याद करेगा, ठीक है? चलो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लॉजिकली। तो सबसे पहला ऑप्शन है, कहा जा रहा है जिंक 2+, वेनेडियम का 3+ और आयरन का 3+।
ठीक है। अब जिंक 2+ क्या होता है, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये होता है 3d10, ठीक ना। वेनेडियम कितना होता है, वेनेडियम होता है 23, ठीक है। तो 23 अगर है, तो अगर 3+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, ठीक है। अगर 3+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो 3 का हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 3d2, ठीक। आयरन होता है 26, 26 है और 3+ है, 3+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये गए और 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3d5, ठीक है। अगर ये 3d10 है तो क्या इसमें dd ट्रांजिशन होगा, नहीं होगा, तो ये कलरलेस हो गया, और इसमें दोनों में dd ट्रांजिशन होगा, तो ये दोनों कलरफुल होंगे और ये कलरलेस होगा, ठीक है। तो तीनों में सेम कलर तो नहीं आएगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। चलो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में दिया है स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 3+, क्रोमियम 2+। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, स्कैंडियम होता है 21, टाइटेनियम होता है 22 और क्रोमियम होता है 24, ठीक ना। थ्री 3+ है यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, तो हो जाएगा 3d0, 3d0 होगा, ठीक। टाइटेनियम पे 3+ है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गया और 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन और गया, तो ये हो जाएगा 3d1, ठीक। 24 है, 2+ जाएगा, तो हो जाएगा 3d4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3d4। आई बात समझ में, ठीक। अब देखो ये कलरलेस होगा, बाकी इन दोनों में डी ट्रांजिशन होगा ना। अगर ये कलरलेस है, दोनों में डी ट्रांजिशन होगा, तो तीनों का कलर अलग अलग होगा, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा चेक करते हैं, देखो ध्यान से, टाइटेनियम का 4+ है और वेनेडियम का 4+ है, मैग्नीज का 2+ है। टाइटेनियम होता है 22, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23, मैग्नीज होता है 25। अगर हम मैग्नीज की बात करें, 2+ है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे बचेगा 3d5, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 4+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, ये हो जाएगा 3d1। 4+ है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3d0, ठीक है। अब देखो फिर से ये कलरलेस हो गया, आई बात समझ में। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा, इन दोनों में डी ट्रांजिशन होगा। अब इसमें भी डी ट्रांजिशन नहीं होता, एक बार ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अगर ये 2 पार्ट में टूटेगा, T2G और EG में, ठीक, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाने के लिए अपनी स्पिन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में D5 हाई स्पिन के केस में जो डी ट्रांजिशन होता है बहुत कम होता है, या फिर कह सकते हैं ना के बराबर होता है। आई बात समझ में। तो ये भी कलरलेस होगा और ये भी कलरलेस होगा, बट इसमें कलर अराइज होगा, तो तीनों का कलर डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद चौथे ऑप्शन पे आते हैं। चौथे ऑप्शन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है वेनेडियम पे 2+, क्रोमियम का 3+ और मैग्नीज का 3+। आई बात समझ में। अब शुरुआत के तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन होगा यही सही होगा, डायरेक्ट हम इसे लगा सकते हैं, बट एक बार चेक कर लेते हैं। वेनेडियम होता है 23, ये होगा 24 और ये होगा 25, ठीक है। 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3d3। 3+ है तो इसका एक्सेप्शनल होता है, 4s1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन 3d5 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d3। अब यहीं से दिखने लगा कि इन दोनों का कलर सेम होना चाहिए। मैग्नीज का 3+, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d4। ये बात समझ में। अब देखो, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, शुरुआत का 3 ऑप्शन गलत है, तो चौथे वाला सही होगा, ठीक है। अब इसमें हम कलर नहीं बता सकते कि तीनों कलर सेम होगा, डिफरेंट होगा, बट तीनों का कलर सेम ही होता है, वायलेट कलर का होता है तीनों। ये बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से ये लॉजिक लगा के हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेफ्ट साइड में कुछ आयंस दिए गए हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस, और राइट साइड में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लिखी गई है। हमको मैच कराना है दोनों में, ठीक है। अगर हम इसको बिना दिमाग लगाए एकदम आसानी से करना चाहें, ठीक है, तो सबसे पहले देखो जीरो किसका हो सकता है। स्कैंडियम 3+ का जीरो हो सकता है, ये होता है 23, सॉरी 21। 3+ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 3d0।
और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये जो डी वाला है वो कहाँ जाएगा? डी वाला जाएगा 2 वाले पे। अब ऑप्शन में चेक करो कि डी वाला 2 में कौन से वाले ऑप्शन में जा रहा है? पहला ही दिख रहा है, ठीक है? और डी में और किसी भी ऑप्शन में डी वाला 2 पे नहीं जा रहा है। आई बात समझ में? तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा, ठीक? बट एक दो और चेक कर लेते हैं, जैसे सबसे आसान है ये 1.73, ठीक है? चलो चेक करते हैं 1.73 किसका हो सकता है? 1.73 उसका हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो, ठीक है? क्योंकि डिजिट के लेफ्ट साइड वाला नंबर हमको बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब हम चेक करो इसमें से किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 आएगा? देखो ध्यान से, टाइटेनियम होता है 22, आई बात समझ में? तो 3 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d1, आई बात समझ में? तो ए किस पे जाएगा? ए जाएगा 3 पे। अब कौन से ऑप्शन में ए 3 पे जा रहा है? पहले ऑप्शन में ही ए 3 पे जा रहा है, ठीक है? एक और चेक कर लेते हैं, कौन सा चेक करें? ये वाला, ठीक है? ये तब आएगा जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे, ठीक है? अब किसमें 3 होंगे? वैनेडियम में ही 3 हो सकते हैं, देखो ध्यान से। 23 होता है वैनेडियम, अगर 2 प्लस हो गया मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बचा, इसका मतलब ये हो जाएगा 3d3, 3 अनपेयर्ड होंगे तो ये बी वाला जाएगा 1 पे। अब बी 1 पे किसमें जा रहा है? पहले ऑप्शन में जा रहा है, ठीक है? तो इसका ओवरऑल पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा जा रहा है consider n is the number of lone pair of electrons present in the equatorial position of the most stable structure of ClF3, the ions from the following with n number of unpaired electrons। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, n क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर है, ठीक है? और ये नंबर ऑफ लोन पेयर कहाँ से हमको देखना है? ये हमको देखना है ClF3 के स्ट्रक्चर से। अब देखो ये वाला सवाल जोड़ दिए हैं क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से, ठीक है? तो हमको पहले ClF3 के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और उसमें जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है, ठीक? अब हमको ये पता होना चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ही आ रहा है जितना इसमें लोन पेयर है, ठीक है? आसान सवाल है, बस थोड़ा-सा इसको घुमाए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ClF3 का स्ट्रक्चर। ClF3, ठीक। अब क्लोरीन का सबको पता है कि क्लोरीन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है? होगा क्या? 3 फ्लोरीन जुड़ा है। अगर 3 फ्लोरीन जुड़ा है इसका मतलब 1 फ्लोरीन यहाँ पे, 1 फ्लोरीन यहाँ पे, 1 फ्लोरीन यहाँ पे, इस तरीके से जुड़ा है, ठीक है? एक लोन पेयर ये बचा, एक लोन पेयर ये बचा, ठीक। यहाँ पे हम फ्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते हैं। आई बात समझ में? तो कुछ लोग को लग रहा होगा कि हम अगर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दें, फ्लोरीन, क्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, और यहाँ पे रख देते हैं लोन पेयर, ठीक है? मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे है, मतलब एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल पे है, ठीक है? बट ये जो पोजीशन होती है वो एक्सियल पोजीशन होती है। आई बात समझ में? हमको यहाँ पे लोन पेयर नहीं रखना है, हमको लोन पेयर रखना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। आई बात समझ में? अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर क्यों रख रहे हैं? देखो ध्यान से, ये होगा क्लोरीन, तो एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, ठीक है? फ्लोरीन होगा एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, ठीक है? तो जो ClF3 का स्ट्रक्चर होता है वो टी शेप का होता है, ठीक है? दिख रहा है ना टी शेप का, कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है? अब देखो इस लोन पेयर और इस लोन पेयर के बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ठीक है? अब एक्सियल पोजीशन पे अगर हम रखे थे 180 का बॉन्ड एंगल था। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए सबसे बढ़िया पोजीशन क्या है? सबसे बढ़िया पोजीशन है एक्सियल पोजीशन। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो शेप दिख रहा है, ये जो ज्योमेट्री दिख रही है, ये ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आई बात समझ में? पर आप लोग को इस ज्योमेट्री को एकदम क्लियर तरीके से समझा, ध्यान देना। ये रहा कुछ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल समझाने के लिए। मान लो यहाँ पे सेंटर पे है क्लोरीन, आई बात समझ में? ठीक है? अब एक लोन पेयर यहाँ पे है, दूसरा लोन पेयर यहाँ पे है, और
एक फ्लोरीन यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे है और तीसरा फ्लोरीन यहाँ पे है। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, ये जो लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर इस फ्लोरीन से कितने डिस्टेंस पे है? 90 डिग्री एंगल पे है। आई बात समझ में? ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा ना इस तरीके से कुछ, तो इस फ्लोरीन से ये लोन पेयर 90 डिग्री पे है और ये लोन पेयर भी 90 डिग्री पे है। आई बात समझ में? नीचे वाले फ्लोरीन से भी ये दोनों लोन पेयर 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पे है, ठीक। बट इस वाले फ्लोरीन से जो यहाँ पे है, इस वाले फ्लोरीन से ये लोन पेयर और ये लोन पेयर काफी दूरी पे है। आई बात समझ में? बट अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते, यहाँ पे क्लोरीन रखते, यहाँ पे फ्लोरीन रखते, यहाँ पे फ्लोरीन रखते, ठीक है, दोनों कॉर्नर पे फ्लोरीन और एक यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है, तब क्या होता? तब प्रॉब्लम ये होती कि यहाँ पे लोन पेयर होता। अब ये जो लोन पेयर होता ऊपर 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पे इस तरीके से, वो लोन पेयर इन तीनों फ्लोरीन से 90 डिग्री एंगल पे होता, ठीक है, इस वाले फ्लोरीन से, इस वाले फ्लोरीन से और इस वाले फ्लोरीन से, तीनों से 90 डिग्री एंगल पे होता। बट यहाँ पे रखने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोन पेयर रखने पे खाली ये जो दो लोन पेयर्स हैं, वो दो ही फ्लोरीन से 90 डिग्री एंगल पे हैं, तीसरे फ्लोरीन से 90 डिग्री एंगल पे नहीं है। क्या करें, समझ में आ रहा है ना? अगर लोन पेयर यहाँ पे होता तो ये लोन पेयर इन तीनों फ्लोरीन से 90 डिग्री एंगल पे होता, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर रखने का फायदा ये है कि ये जो लोन पेयर है वो इस वाले फ्लोरीन से और इस वाले फ्लोरीन से, खाली दो ही फ्लोरीन से 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पे है। आई बात समझ में? ठीक है, अब हमको यहाँ पे रखने पे ज़्यादा फायदा है, रिपल्सन ज़्यादा मिनिमाइज होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, इसके पास भी इसके पास भी, तो रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे। आई बात समझ में? यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आई, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हुए, 2, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है, द आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विद n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अब इनमें से दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे, हमको ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, सबसे पहला दिया है वेनेडियम 3+। चलो देखते हैं क्या इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम कितना होता है, 23, ठीक है, अगर 23 होगा इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा, ये होगा 3d2, इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, पहला ही सही हो गया। अब देखते हैं टाइटेनियम का 3+, ठीक है, ये होता है 22, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो हो जाएगा 3d1, ठीक है, तो ये गलत, इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अब चेक करते हैं कॉपर का 2+, कॉपर का 2+ होता है 29, ठीक है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 4s1 3d10, दो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3d9, और अगर 3d9 है तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें एक होगा, इसमें भी एक ही होगा, ठीक है, इसमें दो होगा। एक बार समझ में? निकिल का 2+, निकिल का 2+ होता है 28, निकिल होता है 28, 2+ है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3d8, अब 3d8 है अगर, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब होता है लास्ट में टाइटेनियम 2+ है, ठीक है, टाइटेनियम होता है 22, 2+ का मतलब दो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इसका मतलब बच्चा 3d2, और अगर 3d2 है इसका मतलब इसके बाद भी दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें से, इसमें सही हुआ ए, ऑप्शन नहीं, मतलब कौन कौन सा एलिमेंट सही हुआ, कौन कौन सा आयन सही हुआ, ए सही हुआ और डी सही हुआ, ठीक है, ये है ए बी सी डी और ई, ए सही हुआ, डी सही हुआ और ई सही हुआ। आई बात समझ में? तो ऑप्शन कौन कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा डी वाला, कौन कौन सा नहीं, ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला, ठीक है। इजी सवाल है, बस थोड़ा सा आपको रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18, द स्पिनोली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द कंपाउंड विद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर एमंग Mn2O3, टाइटेनियम ऑक्साइड और वेनेडियम ऑक्साइड। इसका मतलब हुआ कि इन तीनों में से सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन से कंपाउंड की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, उसके बाद उस कंपाउंड का पता लगा के हमको उस कंपाउंड में जो मेटल है उसका
स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। उस पे चार्ज पता करके हमको उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। आई बात समझ में? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में साफ-साफ दिख रहा है कि Mn2O3 है, मैंगनीज पे 3+ होगा तो इसका होगा 3d4, टाइटेनियम ऑक्साइड में टाइटेनियम 2+ होगा 3d2 होगा, वैनेडियम ऑक्साइड में वैनेडियम 2+ होगा, इसका 3d3 होगा। ठीक है? और ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब हुआ कि इनमें से कौन-सा कंपाउंड सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को खींच के खुद में ऐड करेगा। ठीक है? सबसे अच्छी टेंडेंसी किसकी है इलेक्ट्रॉन को खुद में ऐड करने की? अगर मैंगनीज 3d4 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है, ये चेंज हो जाएगा 3d5 में। मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो 3d5 में चेंज हो जाएगा। और 3d5 क्या होता है? ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई बात समझ में? और अगर ये हाफ फील्ड है, इसका मतलब हुआ कि Mn2O3 की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। आई बात समझ में? ठीक है? अगर हम इन दोनों में देखें, ये जो वैनेडियम होता है, ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाह रहा है। टाइटेनियम के जो कॉम्प्लेक्सेज़ होते हैं, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहते हैं। ये दोनों दोनों क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? और ये भी क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? जबकि Mn2O3 क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है? अगर हम इसके एग्ज़ैक्ट वैल्यू की बात करें, तो Mn2O3 जो होता है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो होता है +1.5 वोल्ट, ठीक है? अगर हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखें, E नॉट Mn+3 टू Mn2+, ठीक है? ये होता है +1.5 वोल्ट। आई बात समझ में? जबकि जो ये टाइटेनियम का ऑक्साइड होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट टाइटेनियम 3+ से टाइटेनियम 2+, ये होता है -0.37 वोल्ट। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम लिखें वैनेडियम के 3+ से वैनेडियम का +2, ये होता है -0.26। इसका मतलब इसके ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसके ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। मतलब ये दोनों दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जबकि ये क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आई बात समझ में? तो अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहें, तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 4। तो 4 × 4 + 2, 4 + 2 हो जाता है 6, 6 4 जार 24। आई बात समझ में? अब 24 का अंडर रूट कितना होगा? 24 का अंडर रूट निकल के आता है 4.89। आई बात समझ में? तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकल के आया? 4.89। ठीक है? यहाँ तक सारी बात समझ में आई? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है द करेक्ट ऑप्शन विद ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पेयर्स। ठीक है? मतलब कौन से पेयर का मेल्टिंग पॉइंट सही है, मतलब करेक्ट है। ठीक है? अब देखो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? मेल्टिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन से मेटल में मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, वो मेटल क्या होगा? उतना ही हार्ड होगा। अगर वो मेटल उतना ही हार्ड होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। और मेटेलिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है? मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। आई बात समझ में? ठीक है? तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है? तो इसमें 2 ग्रुप की बात करी गई है, मैंगनीज, टेक्नीशियम और रीनियम। ठीक है? उसके बाद दूसरा ग्रुप है आयरन, रूथेनियम और ऑस्मियम। अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें, तो अब बहुत बार बता चुके हैं कि मैंगनीज का होता है 3d5। ठीक है? अगर ये 3d5 होगा, इसका मतलब हुआ कि ये अपना हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लॉस नहीं करना चाहता। अगर लॉस नहीं करना चाहता है, तो मेटालिक बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं करेगा। अगर मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी नहीं करेगा, इसका मतलब हुआ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होगा। आई बात समझ में? मेटालिक बॉन्डिंग कम, तो मेटल सॉफ्ट होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। आई बात समझ में? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, सेम इस केस में होगा, सेम इस केस में होगा। ठीक है? तो ये तीनों ऑर्डर जिसमें दिख रहे होंगे, वही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है? अगर हम ऑप्शन चेक करें, तो मैंगनीज लेस है Fe से, टेक्नीशियम लेस है रुथेनियम से थर्ड ऑप्शन में, और रीनियम लेस है ऑस्मियम से। इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। आई बात समझ में? ठीक है? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 20।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? इसमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट उसका होगा जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो सबसे ए ऑप्शन जो दिख रहा है उसमें 3d7 है। ठीक है, 3d7 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3। ठीक, d8 में कितने होते हैं? d8 में होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2। 3d3 में कितने होंगे? 3d3 में ऑब्वियस सी बात है 3 होंगे। ठीक है, और d6 में कितने होंगे? 3d6 3d6 में कितने होंगे? 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे। ठीक है, तो डी वाले का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के बीच के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, अब देखो अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी में तीनों के केस में D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, और अगर D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है इसका मतलब हुआ कि इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, ये तीनों तीनों सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। आई बात समझ में? तो पहला जो ऑप्शन लिखा है दे एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एकदम गलत बात है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम होता है, तो पहला ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन लिखा है जिंक, कैडमियम डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल मरकरी शोज +1 एंड +2, एकदम सही बात है। जिंक और कैडमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल नहीं होता है, जबकि मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। 9th में ये बात तुम लोग पढ़ी होगी कि मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक होता है। अगर मरकरी +1 में है तो उसको मर्क्यूरस कहा जाता है, मरकरी +2 में है तो उसको मर्क्यूरिक कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। सी वाला अगर हम देखें तो कंपाउंड जिंक, कैडमियम, मरकरी पैरामैग्नेटिक होते हैं, गलत बात है, डायमैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इनके आउटर सेल में D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। ठीक है, और सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। हाँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट मेटल होगा। ठीक है, तो कौन-कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ और डी सही हुआ। ठीक है, तो बी एंड डी, ए ऑप्शन में ही दिखा है बी और डी, तो ये ऑप्शन ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है द ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें से किसकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ए, बी, सी और डी। ए कौन सा है? क्रोमियम। बी कौन सा है? मैंगनीज। सी कौन सा है? वेनेडियम। और डी कौन सा है? आयरन। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसका 2+ लिखें क्रोमियम का, ये 24 होता है, ये 25 होता है, 23 और ये 26 होता है। ठीक है, हमको 3+ तक जाना है। 3+ तक हम तब जाएंगे जब हम 2+ तक जाएंगे। तो पहले इसका 2+ देख लेते हैं। क्रोमियम का जो 2+ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 4s1 3d5 होता है, तो दो एक इलेक्ट्रॉन 4s1 से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 3d5 से जाएगा, 3d4 हो जाएगा। ठीक है, इसका लिखो, इसका हो जाएगा 3d5 2+ का। अगर हम इसका देखें तो हो जाएगा 3d3। आयरन का कितना होगा? ये होगा 3d6। ठीक है, इसका 2+ और इसका 2+। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालें, मैग्नीज के केस में खासकर, ठीक है, तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसमें से भी निकल जाएगा और इसमें से भी निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो मैग्नीज का जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और दूसरा है रीजन। असर्शन कहा जा रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन क्रोमियम 3+ इज रिड्यूसिंग व्हाइल Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ठीक है, रीजन कहा जा रहा है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड देन इन कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से। ठीक है, या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है, कहा जा रहा है कि क्रोमियम का 2+ रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और मैंगनीज का 3+ ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। देखो होगा क्या, क्रोमियम का जो 2+ होता है वो
3d4 होता है और क्रोमियम का 3+ जो होता है वो 3d3 होता है। और ये जो 3d3 होता है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम के 3+ को अगर हम पानी में डालेंगे तो इसका d ऑर्बिटल 2 पार्ट में से डिवाइड हो जाता है। ठीक है? ये हो जाता है Eg, ये हो जाता है T2g। ठीक है? T2g क्या होगा? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सबसे पहला ये हाफ फ़िल्ड है। दूसरा इसकी CFSC भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है? CFSC हाई होने की वजह से -1.2 डेल्टा O होता है अगर ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट है तो। ठीक है? बहुत हाई CFSC है। दूसरा हाफ फ़िल्ड है। इन दोनों फैक्टर की वजह से जो D3 होता है वो काफ़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई बात समझ में? ठीक है? मैग्नीज का जो 3+ है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके 3d5 में जाना चाहेगा। आई बात समझ में? और अगर ये 3d5 में जाना चाह रहा है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जिनका रिडक्शन होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है? और जिनका ऑक्सीडेशन होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई ना? तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। ठीक है? लेकिन रीज़न क्या दिया जा रहा है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ filled electronic configuration is observed then incompletely filled electronic configuration। इसका मतलब हुआ कि हाफ filled जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है जबकि इनकम्प्लीटली filled कम स्टेबल होता है। ये रीजन सही नहीं है। ठीक है? रीजन जो लिखा है स्टेटमेंट वो सही है बट ये पहले स्टेटमेंट का रीजन नहीं है, रीजन सही नहीं है। पहले स्टेटमेंट को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है? क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है जो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है जितना हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। आई बात समझ में? जबकि इसकी स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं T2g हाफ फिल्ड से और CFSC से। आई बात समझ में? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है? उसके बाद आता है अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है द एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है? स्कैंडियम होगा। ठीक? देखो दो ही एलिमेंट है 3D सीरीज में। सबसे पहला है स्कैंडियम और दूसरा है जिंक। ठीक है? ये दोनों सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। स्कैंडियम शो करता है +3। ठीक है? स्कैंडियम पे अगर +3 आएगा तो वो चेंज हो जाता है किसमें? अपने इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है? और जिंक पे अगर 2+ आता है तो वो चेंज हो जाता है 3D10 में। ठीक है? तो ये दोनों क्या करते हैं? ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 है ए फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल इन इट्स 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट हैज स्पिन only magnetic moment 3.86 द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल। देखो कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है? 3.86 है। आई बात समझ में? लेकिन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है? तो 3.86 मैग्नेटिक मोमेंट होने का मतलब हुआ कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। ठीक है? क्योंकि डिजिट के जो लेफ्ट वाला नंबर होता है वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आई बात समझ में? तो अब क्या करते हैं, हम इन चारों में चेक करते हैं कि किसमें 2+ लाने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 आ रहे हैं। ठीक है? अगर हम 25 चेक करें तो 25 पे अगर हम 2+ लेके आएँ तो ये हो जाएगा 3d5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है? 26 अगर हम चेक करें तो 2+ लाने के बाद ये हो जाएगा 3d6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। अगर हम 22 पे चेक करें तो 2+ लाने के बाद ये हो जाएगा 3d2। ठीक है? इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2, लास्ट 23। ये ऑप्शन सही होगा। 2+ लाने के बाद ये हो जाएगा 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3। यहाँ तक बात समझ में आई ना? ठीक है? तो अभी तक हम लोग 11 से लेके 25 तक मतलब 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है? इसको एक बार ढंग से रिवाइज़ करना। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा टेक्निकल है, समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बाकी जो बचे क्वेश्चन्स हैं 10-15 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको करेंगे हम पार्ट 3 में। ठीक? तो पढ़िए, ग्रो करिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।